नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। प्रदेश के अनेक किसान भाई नौरंगा फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इसकी फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से नौरंगा की फसल कमजोर हो जाती है और पुष्प उत्पादन में कमी आने से किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप नौरंगा फूल की फसल में कौन कौन से कार्यों को कब और किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, जिला अनूपपुर के विषय विशेषज्ञ प्रांजल सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके समक्ष पुष्पों की खेती के संबंध में चर्चा करते हुए एक ऐसे पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अभी हमारे फसल के हेतु गर्मियों में एक इकलौता कहा जा सके ऐसा पुष्प है। ये सारी गर्मी हमें पुष्प उत्पादित करके देता है। इसका नाम है नवरंगा, जिसे हम गैलार्डिया के नाम से जानते हैं। गैलार्डिया नवरंगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बहुतायत रूप से कमर्शियल कल्टीवेशन की जाती है। इसकी किसान भाइयों, नौरंगा फूल की फसल से अधिक और अच्छे फूलों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग कर नौरंगा की फसल में सिंचाई किस तरह से करना है, आइए जान लेते हैं। इसी कड़ी में अगला जो हमारा कर्षण क्रियाओं में आता है खरपतवार नियंत्रण। गैलार्डिया के पौधों में कुछ खरपतवार के आ जाने से उनमें प्रकाश, पोषक तत्व, जल हेतु प्रतिस्पर्धात्मक क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे पौधों के वृद्धि और विकास को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें समय समय पर गैलार्डिया की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु यांत्रिक क्रियाओं का, कर्षण क्रियाओं का प्रयोग करते रहना चाहिए। इसके लिए हम खुरपी, हंसिया या फावड़े की सहायता से इसमें जो खरपतवार उगते हैं उन्हें निकालते रहना चाहिए। पोषक तत्वों की उपलब्धता का भी विशेष ध्यान रखना होता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता हेतु हम इन पौधों में 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर पौधे फ्लावरिंग के स्टेज में है तो उसमें 052-34 का अपन 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो बहुत हमें अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। इसके अलावा भी हम टॉप ड्रेसिंग मेथड से अगर पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रदान करना चाहें तो इसके लिए हमें 100 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 50 ग्राम सल्फर का पौधों से दूर 6 इंच की दूरी पे हम गुड़ाई करके इन पोषक तत्वों को पौधों को दे सकते हैं। और उसमें विशेष रूप से टॉप ड्रेसिंग में खाद देने के बाद उसमें हल्की सिंचाई जरूर करें, जिससे वो पोषक तत्व पौधे को प्राप्त हों। गैलार्डिया की फसल में अगली जो क्रिया पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है वो होती है पौधों की सिंचाई। पौधों की सिंचाई के लिए हमें इनमें अगर हम फ्लड सिस्टम से पानी दे रहे हैं तो 3 से 4 दिन के अंतराल में, और अगर हम ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कर रहे हैं तो प्रतिदिन 1 घंटे के सिंचाई से ये पर्याप्त मात्रा में पौधों को जल प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधे की मांग और मौसम के अनुरूप हमें सिंचाई करनी चाहिए। पौधों की सिंचाई के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि कहीं जहां हमारी फसल लगी है वहां जल का भराव तो नहीं हो रहा है, नहीं तो ये फसल खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों, नौरंगा की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका नियंत्रण कर फूलों की तुड़ाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। अगर हम गैलार्डिया के पौधों में फसल सुरक्षा की बात करें तो इसमें विशेष रूप से जो कीट पाए जाते हैं वो है रस चूसक कीट। रस चूसक कीटों के प्रबंधन हेतु हम 5 ml नीम तेल प्रति लीटर वाटर में घोलकर इसे सिंचाई करते रहें 10-10 दिन के अंतराल में, या फिर अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहें तो एसीफेट या इमिडाक्लोरोपिड का हम इसका घोल बनाकर सिंचाई करते रहें 15-15 दिन के अंतराल में।
अगर रोग की बात करें तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का भी अटैक देखा गया है। पाउडरी मिल्ड्यू के रोकथाम हेतु हमें इसके लिए पहले तो सीड ट्रीटमेंट करके हमें पौधे का लगाना चाहिए। उसके बाद भी अगर इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक दिखाई दे तो हमें इसके लिए इसमें बावेस्टिन या फिर अपना रेडोमिल हो गया, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब का स्प्रे करके हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी तत्व का जब भी हम छिड़काव करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये छिड़काव हम शाम के समय करें। गलाडिया की खेती में जो हमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, ये हमें अच्छे उत्पादन के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें निरंतर तुड़ाई करते रहें, क्योंकि हम इसमें जितनी तुड़ाई करेंगे उतने अधिक पुष्पों का उत्पादन होगा तथा साथ ही साथ हमें अच्छा लाभ होगा उससे। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई इन छोटी छोटी जानकारियों का आप उपयोग करके गलाडिया की खेती में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार उनकी देखरेख एवं प्रबंधन। तो आप अधिक लाभ के लिए इस समय किस तरह से करें लेयर मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीएन गौतम। इस पर कमी देखी जाती है। इसका कारण खासतौर से गर्मियों में होने वाला जो स्ट्रेस है मुर्गियों पे वो है। सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे कि मुर्गियों का रखरखाव गर्मी के मौसम में कैसे किया जाए। किसान भाइयों, लेयर मुर्गी पालन से अधिक लाभ मिले, इसके लिए आप चूजों की देखरेख कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। सर्वप्रथम जैसे ही हम मुर्गियों को लेकर के आते हैं, चूज़ों को लेकर के आते हैं अपने फार्म पर, उन्हें तुरंत इमीडिएट बॉक्स से बाहर निकालें। बॉक्स से बाहर निकालने के पश्चात उन्हें साफ स्वच्छ एवं ठंडा पानी दें। ठंडे पानी में तकरीबन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलाएं और इसे 5 से 6 घंटे तक दें। 5 से 6 घंटे तक देने के पश्चात मुर्गियों को अगले 6 से 7 घंटे सिर्फ जो है मक्के का दरिया प्रदान करें। जनरली जो किसान भाई होते हैं वो अपने फार्म पर जहाँ पे भी मुर्गी पालते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो लीटर की मोटाई है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा देखें कि लीटर थोड़ा सा सूख गया है, उस पर तकरीबन कुछ थोड़ा पानी का छिड़काव करें। छिड़काव करने के से थोड़ा जब लीटर गीला हो जाता है तो मुर्गियां अपने पंख फैला करके अपना तापमान जो है सामान्य करने की कोशिश करती हैं। जब भी हम मुर्गी लाएंगे तो 1 स्क्वायर फीट 3 चूज़ों के लिए स्पेस जो है बना करके रखना चाहिए। 0 से लेके 10 दिन तक, 11 से लेके 20 दिन तक के जो चूजे हैं उनके लिए जो स्पेस है आपका वो तकरीबन 2 स्क्वायर फीट प्रति 2 चूजा, और इसके पश्चात 21 दिन से लेके 30 दिन तक 1 स्क्वायर फीट प्रति चूजा होना चाहिए। इस तरह जो है ओवर क्राउडिंग से बचा जा सकता है। मुर्गी पालक भाइयों, लेयर मुर्गियों से गर्मी में अधिक अंडा उत्पादन के लिए इनका आवास प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। इसके पश्चात ये आपकी जो शेड है, शेड में आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन में इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि जब भी आप क्रॉस वेंटिलेशन करते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा चौड़े शेड में रुक जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चौड़े शेड भी नहीं बनाने हैं। एक अनुपातित शेड बनाने हैं, ज़्यादा ना तो ज़्यादा चौड़े हों ना ज़्यादा संकरे हों। आप जब भी अपने शेड का रखरखाव गर्मी के समय करें तो पहले अपने छत पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि सन लाइट रिफ्लेक्ट हो, तो वाइट सीमेंट या चूना जो भी है उससे उसका आप पुताई करवा सकते हैं। इसके बाद कई जगह पर पानी की व्यवस्था जहाँ अच्छी है वहाँ पर आपको स्प्रिंकलर लगाने चाहिए। स्प्रिंकलर लगाने से तापमान में गिरावट आ जाती है शेड के अंदर, जो कि अंडे उत्पादन में बहुत सहयोगी है।
इसके बाद यदि कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है तो शेड के ऊपर भूसे पुआल आदि का बिछावन करें, जिससे थोड़ा टेम्परेचर डायरेक्टली उन मुर्गियों पे इफेक्ट नहीं करेगा और शेड में भी तापमान कम हो जाएगा। गर्मी के समय में 10 बजे के पश्चात थोड़ी गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो आप उस पर दोनों साइड पे पूरे पोल्ट्री के शेड पे ढक दें और समय समय पर पानी चला करके उन्हें भिगाएं। पानी चला करके भिगाने से जो भी हवाएं अंदर प्रवेश करेंगी तो वो ठंडी हवाएं होंगी और जिससे टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट रहेगी। और यदि आपके पास सुविधा हो और यदि आपका इकोनॉमिक स्टेटस अलाउ करे तो आप दोनों साइड से पंखे लगा सकते हैं। गर्म हवाओं को निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था होती है, वो भी किसान भाइयों को करना चाहिए। लेयर मुर्गियों का उचित विकास हो, इसके लिए आप गर्मी के मौसम में इनका आहार प्रबंधन करते हुए पानी की व्यवस्था कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसके पश्चात जो दाना है, बड़ी मुर्गियों को तकरीबन 11 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक दाना ना प्रदान करें। दाना प्रदान करने से जनरली क्या होता है कि जो दाने की हीट है वो बॉडी को हीट एग्जॉस्ट करने में मदद नहीं कर पाती। हाँ, ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में वैसे भी किसान भाइयों ने देखा होगा कि मुर्गियां रिफ्यूज़ करती हैं, अपने आप को कूल रखने के लिए दाना छोड़ करके दूसरे माध्यम अपनाती हैं कि हम कैसे ठंडे रहें। तो इसलिए दाना ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात के समय शाम के समय दाना प्रदान करें। कई बार ऐसा होता है कि क्या दाने में क्या दें गर्मी के समय। गर्मी के समय में मक्का, राइस पॉलिश, राइस ब्रान और फिश मील वगैरह का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसकी डाइट में ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन की डाइट ज़्यादा रहे, इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहे, या फिश मील जो है आप ज़्यादा कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट रखने से बॉडी एक तो मेंटेन रहती है और प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। मुर्गियों को जब हम पानी देते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन में 4 बार तकरीबन जो पानी पीने का है चारों बार ठंडा साफ स्वच्छ होना चाहिए। और इसमें स्ट्रेस घटाने के लिए विटामिन सी मिलाते रहें, जिससे क्या है जो गर्मी के कारण स्ट्रेस है मुर्गियों के ऊपर वो कम पड़ता है। एंटी स्ट्रेस विटामिन है, इसलिए इस विटामिन को आप आराम से मिला सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे द्वारा बताई गई जितनी भी बातें उन्हें पालन करके अपने अंडा उत्पादन की दर को बढ़ाएं एवं मुर्गियों को स्वस्थ रखें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपना देश कृषि के क्षेत्र में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और इस प्रगति में युवा किसान अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो कि कृषि की उन्नत तकनीकियों को सीखकर अपने खेतों और फसलों में अपना रहे हैं। आज हमारे बीच जिला पानीपत गांव निम्बरी के ऐसे ही युवा किसान विक्की मलिक मौजूद हैं, जो मल्चिंग पद्धति को अपनाकर खुले खेत में खीरा की खेती कर रहे हैं और इससे अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, मिलते हैं विक्की मलिक से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। जो राकेश है भाई जी दर्शी बीज भंडार से, वो उसने मेरे को एक भाई है दिनेश शर्मा, उनका नंबर दिया और उनसे मुलाकात कराई। तो उस भाई ने मेरा खीरा लगवाया शुरू में, तो खीरे का ज्ञान दिया उन्हें। तो मैं सबसे पहले तो जी बेड मेकर ले आया, मैंने बेड निकाल ले, 5 फुट चौड़ाई है बेड की और किले में 40 बेड है और नर्सरी में प्योत तैयार करवाई जी। ये जी रुच्चा नोनू कंपनी का है, रुच्चा खीरा जी। ये जनवरी में लगाया था जी मैंने, 15 जनवरी के आसपास। इन किसान भाई ने बताया कि इन्होंने अपने 1 एकड़ प्रक्षेत्र पर पौध से पौध 1 फीट और कतार से कतार 5 फीट की दूरी रखते हुए खीरा की पौध का रोपण किया और इसके उपरांत यह समय समय पर फसल में निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को निकालते रहते हैं। इन्होंने अपनी खीरा की फसल में मल्च का भी प्रयोग किया है। इसका बेनिफिट ये है जी, जो घास फूस है वो जमता नहीं है और जो मल्चिंग के नीचे घास जमता है उसका खाद लग जाता है जी। क्यों, जैसे अब मतलब गर्मी का मौसम है और धूप पड़ रही है, ये मल्चिंग है ना गर्म होती है जी, नीचे घास है उसको फूंक देती है,
और मतलब बहुत फायदे हैं जिसके। एक फल को गंदा नहीं होता, मच्छर नहीं होता जी। मैं अपने मतलब जी जैसे खीरे में ना मैंने कभी भी यूरिया और DAP नहीं दिया जी। और अपना खार है जो ऑर्गेनिक खाद यूज कर रहा हूँ जी। मैं उसको पानी में चला देता हूँ जी। जैसे ट्यूबवेल का पानी चालू कराया और पानी में उसमें टूंटी लगवा रखी है जी, टूंटी खोल देता हूँ, खाड़ में पानी के थ्रू आ जाता है जी। इन्होंने बताया कि रोपण के 1 सप्ताह के बाद फसल में पहली सिंचाई की। दूसरी सिंचाई के समय फसल में सिंचाई जल के साथ जीवामृत का प्रयोग किया। इस तरह इन्होंने फसल में कुल 3 से 4 बार जीवामृत का प्रयोग किया और खीरा की फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए सावधानी के तौर पर फसल में नीम तेल और गौमूत्र का समय समय पर छिड़काव करते रहते हैं और जब इनका प्रकोप अधिक होने लगता है तब रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिससे कि इससे होने वाले नुकसान से फसल को बचाया जा सके और भरपूर उत्पादन मिले। और 1 महीने की तोड़ होली है और 15-20 दिन और जबरदस्त तोड़ रहेगी इसमें जी। एक पेड्डे पर जी कम से कम 10-12 फिलहाल लग रहे हैं। इन बेलों पे देख लो आप, 1 फुट की बेल हुई है। इसकी 1 महीने की डेली तोड़ाई हो रही है जी। मतलब 30 तोड़ाई हो ली जी। मतलब ये लगाओ 2-2 कुंटल 2.5 कुंटल डेली की वो है मेरा जी। अमेजोन पे और बिरला मोर, जो पहले बिरला थी अब मोर के नाम से है, उस पर 45 रुपए के रेट में खीरा गया था पहले। अब तो डाउन हो गया है, अब 22-23 रुपए अब भी जा रहा है जी। मैंने 2 लाख का हो गया जी फिलहाल। 1 लाख मेरा खर्चा काट गया, 1 लाख रुपये मैंने फिलहाल बच गया। यह किसान भाई औसतन 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खीरा बेचते हैं और इन्हें अभी तक 75 कुंतल खीरे से 2,02,500 रुपए की कुल आमदनी हो चुकी है। जहां तक कुल खर्च की बात है तो खेत की तैयारी, बीज, खाद उर्वरक, पौध सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्च के रूप में लगभग 1 लाख रुपए कुल लागत आई। इस तरह इन्हें 1 एकड़ एरिया से लगभग 1,02,500 रुपए शुद्ध लाभ के रूप में मिल रहा है और अभी इस फसल की 2 से 3 तुड़ाई बाकी है, जिससे इन्हें आगे चलकर अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। मैं तो ये सलाह दूंगा जी, अपना जी जान से खेती करो और वैज्ञानिक विधि से खेती करनी चाहिए जी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुबेरपुर, जिला बैतूल के कृषक मुरली यादव ने। आप अनार और अमरूद के बाग में बहार नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मुरली यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अमरूद और अनार में आमतौर पर साल में 3 बार फलन होता है। अमरूद में एक फलत नवंबर से जनवरी में, दूसरी फलत जुलाई से सितंबर और तीसरी फलत फरवरी से अप्रैल में आती है। और अनार में एक फलत जून से सितंबर में, दूसरी फलत दिसंबर से फरवरी और तीसरी फलत मार्च से अप्रैल में आती है। लेकिन साल में ये तीनों फलत लेना आर्थिक दृष्टि से फायदे वाला नहीं होता है। अमरूद की अगर बात करें तो बरसात वाली फसल लेने पर कीटों की समस्या अधिक आती है, इसलिए या तो जाड़े वाली फसल लें या गर्मी वाली फसल लें। उसी तरह अनार में भी आमतौर पर मार्च से अप्रैल में फलन लेना आर्थिक दृष्टि से फायदे वाला होता है। वैसे आपको जिस फसल से अच्छा लाभ मिले उसे ले सकते हैं, लेकिन जिस बहार का आप फलन नहीं लेना चाहते हैं उस बहार को नियंत्रित करना पड़ता है, यानी फलन से पहले जो फूल आते हैं उसे रोकना पड़ता है, जिससे पेड़ को अगली फसल लेने के लिए भरपूर पोषण मिल सके। यह समय अमरूद में अम्बे बहार का है, यानी इस समय अमरूद में जो फूल आएंगे वो बरसात में फल देंगे
और जैसा कि बरसात में आने वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और किसानों को इससे अच्छा लाभ नहीं होता है, ऐसे में इस समय आने वाले फूलों को रोकना होता है, जिसके लिए कुछ तकनीकें हैं जिसे आप अपना सकते हैं। पहला तरीका है एक जोड़ा पत्ती कृंतनुविधि। इसमें 2 जोड़ा पत्तियों में से 1 जोड़ा पत्ती की कटाई कर दी जाती है। फूल आते समय सिंचाई पूरी तरह से रोककर भी फूलों को झड़ा सकते हैं। इसके अलावा 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करके भी फूलों को गिराया जा सकता है। अन्य तरीकों में आप नेप्थलीन एसिटिक एसिड या 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से फूल आसानी से गिर जाते हैं, लेकिन इनका घोल बनाने में सावधानी रखें। अगर नेप्थलीन एसिटिक एसिड का घोल तैयार करना है तो 600 से 800 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल कर छिड़काव करें। उसी तरह 2,4-D की 200 से 250 मिलीग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाते हैं। ध्यान रहे कि इन दोनों में से किसी एक दवा का ही छिड़काव करें और छिड़काव 15 दिन के अंतर पर दोबारा करें। किसान भाइयों, इस कार्य को आप अमरूद या अनार में करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब फूल आने की शुरुआत हो जाए तभी इन तकनीकों में से किसी एक तरीके को अपनाना है। इस कार्य को करने के बाद जब फूल पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, उसके बाद बाग में सिंचाई करें और सिंचाई के बाद 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या आधा किलोग्राम यूरिया का प्रयोग जरूर करें। इससे नए कल्ले आएंगे, जिससे अगली फलत अच्छी आएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatame@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।